हेलो बच्चों, कैसे हो? तो जिस क्वेश्चन का मुझे इंतजार था, आखिर एक बच्चे ने 2 लेक्चर के बाद पूछा। मैंने सेकंड लेक्चर देखने के बाद ये क्वेश्चन पूछना चाहिए था, लेकिन एक बच्चे ने आज पूछा मेरे से, जब मैंने थर्ड लेक्चर भी अपलोड कर दिया तब। ठीक है। क्वेश्चन क्या था? तो क्वेश्चन उस बच्चे ने यह पूछा कि सर 10th क्लास में आपने पढ़ाया था, जो मेरे से पढ़े थे उसने ही पूछा है कि 10th क्लास में सर आपने पढ़ाया था कि कंडक्टर के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। ठीक है। तो आपने प्रीवियस लेक्चर में एक दिखा दिया कि ये जो है कंडक्टर के अंदर में आपने इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाया और फिर बोला कि इट इज़ एक्चुअली में ये अंदर में होता है। तो आखिर में इसका सीन क्या है, मैं इसको इसी फैक्टर को एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। ठीक है। तो देखिए अच्छे से, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मुझे उम्मीद था कोई ना कोई पूछेगा ये, इसीलिए मैंने डिस्कस भी नहीं करा था। ठीक है। ताकि मैं चेक कर रहा था आपको कि आपने पहला एक्सरसाइज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा है अच्छे से या नहीं पढ़ा है। चलो यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है। देखो रियली में होता क्या है कि नॉर्मल केस में जब हम लोग देखते हैं, ठीक है, यानी यहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल सोर्स नहीं है इसके पास, तब इसमें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। ये बिल्कुल बात सही है। ठीक है। यानी सिंपल सी बात बोले तो कोई भी इसके आसपास में चार्ज नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन अगर इसमें हम लोग एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड देते हैं कुछ किसी भी तरह से, जैसे मान लेते हैं एक बड़ा सा ह्यूज चार्ज बॉडी इसके नजदीक में लेके आ गए, तो भी उसके लिए क्या हो जाएगा, इस कंडक्टर के लिए एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। ठीक है। तो जैसे ही एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग लाते हैं, ठीक है, तो क्या देखते थे, जैसे मान लेते हैं कि हमने पिछले लेक्चर्स में आपको एक सीन दिखाया था इस तरह से कि बैटरी से आपने कनेक्ट कर दिया। तो जैसे ही बैटरी से आप कनेक्ट करते हो तो क्या देखते हैं यहाँ पे कि इस साइड में कौन सा आता है, पॉजिटिव, ये प्लस है तो इधर में प्लस और इधर में माइनस। और एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड यानी ई एक्सटर्नल इसको लिख सकते हैं, बाहर का है ये। तो ये एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से ये सेटअप हो गया। और इसके अंदर में क्या होता है, बहुत सारा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है। ठीक है। और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स कौन से डायरेक्शन में जाता है, तो जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके अपोजिट डायरेक्शन में। अब जो यह सब निगेटिव वाला इलेक्ट्रॉन्स है तो कौन सा चार्ज हो गया, निगेटिव चार्ज हो गया। तो यह निगेटिव चार्ज कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। ठीक है। अब इधर नेगेटिव है तो अब ऑब्वियस सी बात है इधर में कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं होगा। तो एक तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड यह सेटअप हो गया था जब एक दूसरे चार्ज बॉडी को हम लोग लाए तब। और दूसरा इसमें अब इधर में प्लस हो गया और इधर में माइनस हो गया। ठीक है। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप करने की वजह से क्या हम लोग देख रहे हैं कि इस साइड में प्लस हो गया और इस साइड में क्या हो गया, माइनस हो गया। तो प्लस से फिर निकलेगा और माइनस की तरफ जाएगा, यानी एक इंटरनल में भी इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से कुछ सेटअप हो जाता है। ठीक है। क्या समझ में आ रहा है, यहाँ पे इधर में प्लस है इधर में माइनस है, तो प्लस से निकलेगा माइनस की तरफ जाएगा, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर में सेटअप हो गया। और चूंकि ये अंदर में हुआ है तो इसको ई इंटरनल बोलते हैं। ठीक है। इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड में सेट हो गया। ठीक है। तो अब मेरे को यह बताओ कि जो एक्चुअली में मूवमेंट हुआ है इलेक्ट्रॉन्स का वो किसकी वजह से हुआ है। तो कह सकते हो कि एक्चुअली में मूवमेंट जो हुआ है वो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से होता है। ठीक है। यानी जो भी रिजल्ट आया है इसमें कि इस साइड में निगेटिव आ गया इस साइड में पॉजिटिव आ गया, तो ये किसकी वजह से हुआ, तो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से होता है। और यह इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो बराबर होता है किसके, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का। ठीक है। तो बस इसी सीन को मैं बताना चाह रहा था, तो क्या लिखा गया उसको मैं एक बार पढ़ लेता हूँ आपके लिए। तो एक नॉर्मल केस में हम लोग क्या जानते हैं कि व्हेन देयर इज नो इलेक्ट्रिक एक्सटर्नल फील्ड, कोई भी एक्सटर्नल फील्ड नहीं है तो देयर इज नो फील्ड इनसाइड द कंडक्टर, हेंस फील्ड इज 0, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन व्हेन वी गिव एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने बोला कोई भी चार्ज पार्टिकल भी ला करके आप दे सकते हो, तब हम लोग क्या देखते हैं कि देन इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस की वजह से क्या देखते हैं कि द फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक्सपीरियंसेज ए फोर्स, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स अंदर में था वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है, कौन से डायरेक्शन में, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिखने के स्थान पे ई इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल, यानी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में चला जाता है।
और इलेक्ट्रॉन गेट्स एक्यूमुलेट इन दैट डायरेक्शन, और जिस डायरेक्शन में ये गया उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स एक्यूमुलेट जमा हो गया करके, देखो यहाँ पे जमा है, ठीक है। और प्रोटॉन्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में, यानी प्लस वाला उसके अपोजिट डायरेक्शन में, यानी हम लोग क्या कह सकते हैं कि अब इसकी वजह से सो एन इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेटअप, यानी अब अंदर में क्या हो गया, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड सेट हो गया है, ठीक है। और हेंस द रिजल्ट इज ड्यू टू ई इंटरनल, यानी जो भी रिजल्ट ये हुआ है प्लस माइनस इधर प्लस इधर, ये किसकी वजह से हुआ है, तो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हुआ है, ठीक है। और यह बराबर होता है किसके, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के, यानी ई इंटरनल बराबर होता है किसका, ई एक्सटर्नल का। अब ये दोनों आपस में बराबर हो गया तो क्या हम कह सकते हैं कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, एक इस डायरेक्शन में है और दूसरा इस डायरेक्शन में है, जिस 10 इधर है तो 10 इधर भी है, तो नेट कितना हो गया, तो एक डायरेक्शन का माइनस अपोजिट डायरेक्शन का, यानी नेट कितना हो गया, 0 हो गया। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा जाता है कि सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर इज कितना होता है, इनसाइड ए कंडक्टर इज 0, ठीक है। आई थिंक अब आपको पूरा क्लियरेंस मिल गया होगा, ठीक है। इनफैक्ट एक बहुत बड़े प्रोफेसर थे जिन्होंने इसके बारे में एक लाइन कहा था, बहुत ही सिंपल सी, क्या बोले थे, यह मैं लिखता हूँ यहाँ पे, बोले थे कि द चार्जेस मूव इन ए कंडक्टर, चार्जेस जो होता है वो कंडक्टर में क्या करता है, मूव करता है, द चार्जेस मूव इन ए कंडक्टर टू किल, मारने के लिए किसको, टू किल द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। यानी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसको मारने के लिए क्या होता है, चार्जेस मूव करता है किसी भी कंडक्टर में, ठीक है। आई थिंक ये अब कॉन्सेप्ट आपको पूरे अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। फिर कुछ बच्चों ने बोला कि सर कुछ क्वेश्चंस भी करवाते जाइए साथ साथ में, तो देखो बच्चों मैं क्वेश्चन लास्ट में करवाता हूँ, ऐसे तो एक दो क्वेश्चन मैं करवाते चल रहा हूँ, लेकिन क्वेश्चन जनरली लास्ट में, लेकिन आपने बोल दिया है तो मैं कुछ क्वेश्चंस इसी सेशन में सोच रहा हूँ कि करा दूँ, ठीक है। जितना हम लोगों ने पढ़ा हुआ है उसके बेसिस पे एटलीस्ट जितना भी क्वेश्चन हो सकता है उसको मैं एक एक क्वेश्चन सभी बेसिस पे करवाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो इसको आप लिख लेना, वीडियो पॉज करके मैं हटा रहा हूँ। अब जो क्वेश्चन है वो क्या होगा, सबसे पहला क्वेश्चन मैं लेकर के चल रहा हूँ, यह फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जैसे मान लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ लिया है, तो सबसे पहले पढ़े थे कि आई बराबर क्या होता है, क्यू अपॉन टी, क्यू बराबर एन इंटू ई अपॉन टी, तो इससे क्वेश्चन 10th लेवल का होता है, ठीक है। अब मैं वो नहीं करवाने जा रहा हूँ, आपको ये आशा मत रखना मेरे से, ठीक है। दूसरा हम लोगों ने और क्या पढ़ा था, तो आई एवरेज बराबर क्या होता है, तो आई एवरेज बराबर होता है डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, ऐसा भी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। फिर आई बराबर पढ़े थे हम लोग और भी क्या, डी क्यू अपॉन डी टी, तो ये आई इंस्टेंटेनियस होता है, ये कौन सा होता है, आई इंस्टेंटेनियस, ठीक है। तो ये तीन के बेसिस पे क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है, तो सबसे पहला क्वेश्चन मैं लेकर के चल रहा हूँ, जैसे मान लेते हैं हमारे पास दिया गया है कि चार्ज का कोई भी एक्सप्रेशन मान लेते हैं किस तरह से है, टी स्क्वायर प्लस लेट सपोज टी दिया हुआ है प्लस एनीथिंग एल्स, मान लो ना, मान लेते हैं 4 है, ठीक है। क्यू बराबर इतना दिया हुआ है, ठीक है। और आपको बोल रहा है कि फाइंड कीजिए क्या, आई इंस्टेंटेनियस फाइंड कीजिए, कब, तो एट टी बराबर 5 सेकंड पे, ठीक है। यानी इंस्टेंटेनियस करंट फाइंड कीजिए टी बराबर 5 सेकंड के लिए। और दूसरा हमसे क्या बोल रहा है कि फाइंड आई एवरेज, एवरेज फाइंड आउट कीजिए किसके लिए, फ्रॉम, फाइंड आई एवरेज फ्रॉम टी बराबर कुछ भी मान लो 0 से टी बराबर लेट अस सपोज 2 सेकंड तक के लिए है, ठीक है, कि टी बराबर 0 से टी बराबर इतने सेकंड के लिए आपको क्या फाइंड करना है, आई एवरेज फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखो इसको जब हम लोग सोल्व करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, आई इंस्टेंटेनियस के लिए डी क्यू अपॉन डी टी जानते हैं, तो डी क्यू अपॉन डी टी, तो क्यू की वैल्यू कितना है, टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1, यहाँ पे रख दो, टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 4 था 4, ठीक है, अपॉन डी टी। अब डिफ्रेंशिएट कर दो तो डिफ्रेंशिएशन कितना होगा, टी स्क्वायर का 2t और प्लस टी का 1, 4 कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा, यानी प्लस 0। तो आई इंस्टेंटेनियस कितने देर के लिए पूछ रहा है, टी बराबर 5 सेकंड के लिए, तो टी की वैल्यू कितना रख दो, 5 सेकंड रख दिए, तो 2 इंटू 5 और प्लस 1 यानी कितना एम्पियर हो गया, 11 एम्पियर, ये आंसर हो गया आपका,
इंस्टेंटेनियस, बस सिंपल सा है। दूसरा है, मान लेते हैं आई एवरेज, तो इसके लिए कितना पड़ेगा, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। तो डेल्टा क्यू की वैल्यू, अब डेल्टा क्यू की वैल्यू कहाँ से कहाँ है, 0 से 2 सेकंड के लिए, तो एक बार क्यू में टी की वैल्यू 2 रख लो और दूसरी बार कितना रख लो, 0 रख लो। तो क्यू की वैल्यू जब हम लोग 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 और प्लस 2 6, 6 और 4 10, तो ये 10 हो गया। और माइनस क्यू बी, तो बी के लिए कितना है, 0 सेकंड है, 0 से 2 था, तो 0 रखोगे तो यह 0, यह 0, सिर्फ कितना बच जाएगा, 4, यानी 10 माइनस 4 और बटा नीचे में कितना, 0 से 2 था, तो 2 माइनस टाइम में 0 से 2 है, तो 2 माइनस 0 यानी कितना हो गया, ये 6/2 यानी 3 एम्पियर का हो गया। ठीक है, आई थिंक आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए देता हूँ, मान लेते हैं कि यहाँ पे दिया गया है टी क्यू प्लस 2t² प्लस 10 है। ठीक है, इसके लिए आपको निकालना है क्या क्या, इंस्टेंटेनियस का वैल्यू। तो इंस्टेंटेनियस के लिए मान लेते हैं 4 सेकंड के लिए पूछा गया है आपसे, और आई एवरेज आपसे पूछा गया है 0 से लेटर सपोज 4 सेकंड के लिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना क्या आंसर होगा बस। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन हो गया हमारा। सेकंड क्वेश्चन हम लेकर के चलते हैं, तो जस्ट इसके अपोजिट करके देखते हैं। ठीक है, यानी इसमें क्यू का वैल्यू दिया हुआ था, कभी कभी ऐसा होता है कि करंट का ही वैल्यू दे देगा और आपसे पूछेगा किसका वैल्यू, करंट का वैल्यू दे दिया और आपसे पूछ देगा कि चार्ज बताइए। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन मान लेते हैं कि लेट सपोज आई बराबर है कुछ भी मान लो t+2 है, ऐसा दे दिया है, करंट का इक्वेशन दे दिया है इतना, और आपसे क्या पूछ दिया कि फाइंड क्यू, क्यू का वैल्यू बताइए और कुछ ना कुछ फ्रॉम 0 टू 4 सेकेंड। ये डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के बेसिस पे क्वेश्चन ऐसे बहुत बार पूछा गया है, इसलिए मैंने बताना उचित समझा आपको। तो देख लो, अब इसमें क्या दे दिया है, आई का वैल्यू दे दिया और क्यू पूछ रहा है। क्यू था, आई पूछा था, तो डिफरेंशिएशन किए थे, अब इसमें आई ही दे दिया, यानी जस्ट उल्टा दे दिया, तो डिफरेंशिएशन का आप भी उल्टा कर दो। डिफरेंशिएशन का उल्टा क्या होता है, इंटीग्रेशन। अब बोलोगे कि सर इंटीग्रेशन कैसे करें, तो देखो यहाँ पे सीख लो, हमारे पास क्या पढ़े थे हम लोग, आई बराबर था डी क्यू अपॉन डी टी। अब हमें चार्ज निकालना है, तो चार्ज को एक साइड में लेकर के जाओ, तो डी क्यू बराबर कितना पढ़ेंगे, देखेंगे आई इंटू डी टी लिख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है, आई डी क्यू बराबर आई इंटू डी टी। अब क्या करना है, ये छोटा सा चार्ज है, आपको पूरा चार्ज निकालना है, तो पूरे चार्ज के लिए क्या करना होता है, इसको इंटीग्रेट करना होता है। कहाँ से कहाँ तक बोल रहा है, तो 0 से 4 सेकंड तक, तो 0 से 4 सेकंड तक के लिए। अब छोटा सा चार्ज को इंटीग्रेट कर दोगे तो ये पूरा चार्ज दे देगा क्यू बराबर। अब यहाँ पे देख लो 0 से 4 सेकंड के लिए आई बराबर कितना था, t+2, तो t+2 लिख लो और इंटू डी टी। अब इंटीग्रेशन आपने पढ़ा होगा, टी की पावर में 1 है, तो एक्स के पावर में एन का इंटीग्रेशन कितना होता है, एक्स के पावर में n+1 अपॉन n+1, और एक्स के पावर में एन का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, एन एक्स n-1, एन एक्स के पावर में n-1। यहाँ इंटीग्रेशन करना है, तो n+1 यानी 1+1, तो t² अपॉन नीचे में n+1, तो t²/2, और प्लस यहाँ पे कितना है 2, तो 2 का कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन, 2t हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया, और कहाँ से कहाँ तक बोल रहा है, तो 0 से 4 सेकंड तक के लिए बोल रहा है। तो आप इसके आगे आपको सोल्व करना आता होगा, अब इसके आगे आप खुद से सोल्व करके मुझे आंसर कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि सर आंसर इतना आएगा। अब मान लेते हैं कि हम एक वैल्यू ले लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे चार्ज का वैल्यू आ गया लेटेस्ट सपोज 20 कूलम। ठीक है, कितना आ गया, 20 कूलम। अब इसमें आपसे एक और भी क्वेश्चन पूछ सकता है, क्या क्वेश्चन पूछ सकता है कि फाइंड करिए ऑल्सो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए क्या, कौन सा फॉर्मूला यूज कर लोगे, क्यू बराबर एन इंटू ई होता है, तो एन बराबर कितना, क्यू अपॉन ई, और क्यू की वैल्यू कितना है, तो क्यू की वैल्यू आ गया हमारे पास 20 अपॉन ई की वैल्यू जानते ही हो 1.6 10 टू द पावर माइनस 18 19। तो सोल्व कर लोगे आप। ठीक है, यानी इस तरह से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी इसमें दो तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्लियर है बिल्कुल। अब बोलोगे कि सर इसमें क्यू निकालने के लिए हम लोगों ने क्यू बराबर आई टी का इस्तेमाल क्यों नहीं किया, तो देखो यहाँ पे इस फॉर्मूले का कब यूज करते हैं, जब करंट जो होता है वो कांस्टेंट होता है। ठीक है,
इस फॉर्मूले का तभी यूज करते हैं जब करंट क्या होता है, कांस्टेंट होता है। लेकिन अगर करंट वेरी करते रहे, देखो टाइम बढ़ाते रहोगे तो करंट का वैल्यू वेरी करता रहेगा। तब हम लोग अगर करंट वेरिएबल फॉर्म में हो तब हम लोग इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। कांस्टेंट रहेगा तो डायरेक्टली इस फॉर्मूले का यूज करके हम लोग सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, आई थिंक ये भी आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कब तो इसका यूज करना है। तो अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग प्रोसीड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि तो ये 3 क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिया है, देखते हैं तीनों का सॉल्यूशन, फिर आगे के लिए देखेंगे क्या क्वेश्चन मिलता है हम लोग को। तो सबसे पहला है कि एक फ्यूज वायर है जो मेल्ट करता है व्हेन द करंट डेंसिटी इंक्रीजेस टू इतना एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, यानी करंट डेंसिटी जब इतना हो जाता है तब फ्यूज का जो वायर है वो क्या कर जाता है, मेल्ट कर जाता है। तो यहाँ पे एक वैल्यू हमें सबसे पहले क्वेश्चन सोल्व करने के लिए आप यही करना है, जो जो डाटा इसमें दिया गया है उस सभी डाटा को आप लिख लो। तो इतना एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, ये जे का वैल्यू दिया हुआ है। अब बोल रहा है कि व्हाट शुड बी डायमीटर, यानी डी की वैल्यू निकालना है ऑफ द वायर सो दैट इट में लिमिट द करंट टू इतना। ठीक है, यानी कितना वायर का डायमीटर रखें कि जो उसमें करंट जा रहा है वो यहीं पे लिमिट हो जाए। ठीक है, और यहाँ पे लिमिट हो जाएगा तो हो सकता है कि वो मेल्ट ना करे। ठीक है, मतलब कि करंट की वैल्यू कितना बोल रहा है, 0.4 एम्पियर बोल रहा है। ठीक है, तो चलिए इसको सोल्व करते हैं हम लोग, क्या इसका सॉल्यूशन आता है देखते हैं। तो देखो सबसे पहले जो इसके डाटा डायमीटर के टर्म में बोल रहा है, तो डायमीटर के टर्म में हम लोग को एरिया निकाल लेना होगा। यहीं से क्या होता है, डायमीटर एरिया बराबर पाई आर स्क्वायर, हम बताए थे। अब रेडियस के टर्म में नहीं बोल रहा है, डायमीटर के टर्म में बोल रहा है, तो डायमीटर रेडियस बराबर क्या हो जाएगा, डायमीटर बाई 2 स्क्वायर कर दोगे तो पाई डी स्क्वायर और बटा आर बाई 2 का स्क्वायर, आर स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा 4, यानी एरिया हमारा इतना आ गया। ठीक है, अब नाउ हम लोग क्या जानते हैं, करंट डेंसिटी के लिए जे बराबर होता है आई अपॉन ए, इतना पढ़ लिए हैं बिल्कुल। और यहाँ से हम लोग एरिया बराबर कितना लिख सकते हैं, ए बराबर कितना हो जाएगा आई अपॉन जे। ठीक है, अब देख लो एक एरिया बराबर हम लोगों को इतना मिला है, दूसरा एरिया बराबर हम लोगों को इतना मिल गया। अब दो इक्वेशन है, दोनों का एलएचएस बराबर है तो आरएचएस को भी बराबर कर दो। अब आरएचएस को बराबर कर दोगे तो कितना हो जाएगा, पाई डी स्क्वायर अपॉन 4 बराबर आई अपॉन जे। हमें डी की वैल्यू चाहिए तो डी स्क्वायर बराबर यहाँ से कितना लिख लेंगे, 4 ऊपर चला जाएगा तो 4i अपॉन जे और इंटू पाई नीचे चला आएगा। ठीक है, तो डी स्क्वायर बराबर इतना, तो डी बराबर कितना हो जाएगा, रूट अंडर ये हो जाएगा। ठीक है, देखो आई की वैल्यू है आपके पास, जे की वैल्यू है आपके पास, और पाई का वैल्यू आप जानते हो। सबका वैल्यू रख करके सोल्व कर लोगे इसको तो इसका डायमीटर आ जाएगा कितना, 0.29 इंटू 10⁻³ मीटर। ये सॉल्यूशन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, 12th क्लास में हो, मैं बार बार बोल रहा हूँ सॉल्यूशन आपको खुद करना है। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब मैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ चल रहा हूँ। दूसरा क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल सिंपल तरीका, आप इतना सिंपल तरीके से मैं बताऊंगा देखते रह जाओगे कि वाओ व्हाट अ मेथड, वाओ। ठीक है, इस तरह से करते रह जाओगे। चलो कोई नहीं, देखते हैं अगला क्वेश्चन अपना। अगला क्वेश्चन क्या है कि एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है, यानी एक बात तो क्लियर हो गया कि आर बराबर कितना है, 1000 ओम है, और उसका लेंथ कितना है, सॉरी, एंड लेंथ एल इज इंक्रीज टू ट्वाइस इट्स ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, एक तार था जिसका रेजिस्टेंस इतना है, इसको खींच दिया। ठीक है, और खींच करके क्या कर दिया, इसके जस्ट डबल कर दिया। यहाँ पे लेंथ एल था तो यहाँ पे लेंथ इसका खींच के कितना कर दिया, 12 कर दिया। तो बोल रहा है कि अब इसका रेजिस्टेंस बताइए कितना होगा। क्लियर है बिल्कुल। तो देखो ऐसे क्वेश्चन में, तीसरा क्वेश्चन भी मैंने वैसा ही किया हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि देखो आपने लेंथ को तो खींच करके डायरेक्ट ये मत लगा दोगे कि आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल का होता है, अब लेंथ को डबल कर दिया तो रेजिस्टेंस भी डबल हो जाएगा, तो आपका गलत हो जाएगा कॉन्सेप्ट। क्यों गलत होगा, यह सीखो। देखो जब किसी तार को तुम जैसे मान लेते हैं यहाँ पे तार ये थोड़ा मोटा रहा होगा, अब जब इस किसी को हम मोटा चीज को खींचेंगे तब ना वो पतला हो जाएगा, यानी खींचने के बाद उसका जो एरिया है वो डिक्रीज कर जाता है। अब एरिया डिक्रीज कर गया तो वह कौन से सिचुएशन में था कि आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल है, जब एरिया भी उसका सेम है तब। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं
कि एरिया यहाँ पे डिक्रीज कर जा रहा है, एरिया डिक्रीज कर जा रहा है, तब हम लोग उस कॉन्सेप्ट को लेकर के नहीं चलेंगे। लेकिन यहाँ पे एक चीज हम लोगों को पता है, क्या वो पता है कि देखो कुछ भी हो जाए, यहाँ जो एरिया रहने वाला है, सॉरी वॉल्यूम जो रहने वाला है, जितना वॉल्यूम इनिशियल में था उतना ही वॉल्यूम कैसा रहेगा फाइनल में, क्योंकि वॉल्यूम कभी चेंज नहीं हो सकता है खींचने और दबाने से। ठीक है, वॉल्यूम जितना है उतना ही रहेगा। ठीक है, यानी बट लेंथ तो ऐसा कर दिया, लेकिन वॉल्यूम विल रिमेन, वॉल्यूम विल रिमेन क्या, सेम। ठीक है, अब वॉल्यूम सेम रहेगा, इसका मतलब कि इनिशियल में इसका लेंथ मान लेते हैं L1 और L2 मान लो ज़्यादा बेहतर तरीके से, फिर L2 का वैल्यू हम लोग लास्ट में रख देंगे, सॉल्यूशन थोड़ा आसान रहेगा करने में। L2 बराबर कितना है, 12 है। ठीक है, इसका एरिया मान लेते हैं A1 है, और इसका एरिया मान लेते हैं कितना है, कितना हो गया, A2 हो गया। ठीक है, तो अब देखिए क्या बोले, वॉल्यूम सेम रहेगा, यानी इसका वॉल्यूम कितना होगा, एरिया इंटू लेंथ, यानी दैट इज लिख सकते हैं कि एरिया इंटू लेंथ पहले का ये बराबर होगा एरिया इंटू लेंथ दूसरे का। तो L2 इंटू या A2 इंटू L2, A2 इंटू L2 लिख सकते हैं बिल्कुल। अब L2 की वैल्यू चाहो तो रख दो, 2L है, तो A1 इंटू L1 बराबर हो जाएगा A2 इंटू L2 की जगह कितना लिख सकते हैं, 2L, और यहाँ से हम लोगों को मिल जाएगा L1, 2L नहीं 2L1 होगा, क्योंकि इसका लेंथ L1 माने हैं, तो 2L1, देखो L1 L1 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से A2 की वैल्यू हम लोगों को मिल गया कितना, A1 अपॉन 2, A2 बराबर ये इधर चला जाएगा, तो A1 अपॉन कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, अब ये सीन हम लोगों को दिखाई दे दिया कि कितना हो गया, A2 बराबर A1 अपॉन 2 हो गया। अब देखो हम लोग क्या जानते हैं कि R बराबर होता है कितना, 2L/A। ठीक है, तो इनिशियल अगर या R1 और R2 1 2 सब में मानते चले हैं, तो R1 की वैल्यू निकालना चाहोगे तो कितना हो जाएगा, L1 अपॉन A1। उसी तरह से R2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, रो L2 अपॉन A2 हो जाएगा, बिल्कुल कोई संदेह इतना में नहीं है। अब देखो क्या कर लो, हमसे क्या पूछा जा रहा है कि उसका नया रेजिस्टेंस बताइए कि क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर लो, R2 को R1 से डिवाइड कर लो, या नया रेजिस्टेंस आपसे पूछा जा रहा है, तो नया रेजिस्टेंस आपने कितना माना है, इसका रेजिस्टेंस R2 मान लो, और इसका रेजिस्टेंस कितना था, R1, तो रो L1 अपॉन A1 हो गया, और R2 के लिए कितना हो गया, रो L2 अपॉन A2। अब R2 की वैल्यू आपको चाहिए, तो R2 बराबर रो L2, तो L2 की वैल्यू कितना है, L2 की वैल्यू था 2L1, तो इसकी जगह पे कितना लिख लेंगे, 2L1 अपॉन A2 की वैल्यू कितना है, तो A2 की वैल्यू आ गया था A1 अपॉन 2, तो A1 और बटा में 2 करेंगे तो 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। अब ये 2 इंटू 2 कितना, 4, रो L1 अपॉन कितना हो जाएगा, A1 लिख सकते हैं। और ये देखो तो ये वाला जो टर्म है बउआ, ये कुछ है क्या, रो L1 अपॉन A1, रो L1 अपॉन A1 R1 था, यानी इसके स्थान पे कितना लिख देंगे, R2 बराबर 4R1। ठीक है, अब 4R1 हो गया, अब R1 की वैल्यू कितना दिया हुआ था इनिशियल में, 1000, यहाँ पे 1000 रख दोगे, तो R2 की वैल्यू 4 इंटू कितना हो जाएगा, 1000, यानी कितना हो गया, ये 4000 ओम हो गया। क्लियर है, तो इस तरह से सॉल्यूशन करते हैं, कॉन्सेप्ट मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। अब यहाँ पे एक ट्रिक भी आप साथ एस्टेब्लिश कर सकते हो, वो ट्रिक क्या होगा, देख लो ट्रिक को, देखो डबल किए थे तो यहाँ पे कितना हो गया, ट्रिक यहाँ पे करने का क्या है, अगर ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ गया तो डायरेक्टली आप इसको देख सकते हो कि आपका सही है या गलत है। तो देखो ट्रिक में हमारे पास ये है कि डबल किए तो यहाँ पे 4 हो गया। ठीक है, डबल किए तो 4 हो गया, यानी 2 का स्क्वायर हो गया, डबल किए तो 2 का स्क्वायर, ट्रिपल करते तो 3 का स्क्वायर, 4 करते तो 4 का स्क्वायर, 5 करते तो 5 का स्क्वायर, यानी स्क्वायर टाइम्स वो इंक्रीज होता है। तो उसी तरह से लिख दे रहे हैं कि इफ लेंथ इज इंक्रीज्ड, इसको खींच करके n टाइम्स, कितना टाइम्स बढ़ा दिया है लेंथ को, n टाइम्स, तब उस सिचुएशन में हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो रेजिस्टेंस फाइनल होगा वो
n का स्क्वायर हो जाएगा किसका, r इनिशियल का। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो ये एक फॉर्मूला भी यहाँ से बन गया। इसी तरह से इसमें है कि लेंथ ऑफ ए वायर इज डबल बाय पुलिंग इट, इसमें बस वैल्यू नहीं दिया है, तो कितना हो जाएगा नया रेजिस्टेंस, 4 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, डबल कर दिया है खींच करके, तो खींचने के बाद फिर सीन यही रहेगा। ये क्वेश्चन को आप खुद से बनाओगे। ठीक है, तो फिर अगला क्वेश्चन मैं लेकर के चलता हूँ आपके लिए। तो अगला क्वेश्चन हमारा यह दिया गया है कि एक कार्बन रजिस्टर है इतना किलो ओम का। ठीक है, यानी कितना है रेजिस्टेंस दिया हुआ, R बराबर 74 किलो ओम। किलो ओम का मतलब कितना लिख सकते हैं, 74 किलो का मतलब 1000, यानी 10 टू दी पावर उसको 1000 को 3 लिख सकते हैं। इतना ओम दिया गया है और उसमें रिंग्स मार्क किया गया है डिफरेंट कलर का आइडेंटिफाई करने के लिए। तो सीक्वेंस ऑफ कलर लिखना है। एक क्वेश्चन मैंने आपको वहां पे कराया था जिसमें जस्ट उल्टा क्वेश्चन था, रेजिस्टेंस ही निकालना था, कलर्स दिया हुआ था। यहाँ पे अब क्या दिया हुआ है, रेजिस्टेंस ही दिया हुआ है, कलर्स निकालना है। ठीक है, तो बस आपको देख लो, पहला ये है, दूसरा कलर ये है, ये मल्टीप्लायर है और चौथा नहीं है। ठीक है, चौथा नहीं है तो सिंपली हम लोग बोल सकते हैं चौथा क्या होने जा रहा है, नो कलर हो जाएगा। ठीक है, जिसका टॉलरेंस कितना प्लस माइनस 20% होता है। अब देखो पहला ये 7 है, तो 7 किसके लिए होता था, याद करो, बीबी रॉय, BBROY, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ इन गोल्ड एंड सिल्वर नेकलेस, और जीरो से शुरू होता था। तो जीरो से शुरू हो रहा है तो 8वां नंबर ये हो जाएगा। 7 किस पे पड़ेगा, जो 8 नंबर पे आएगा, तो BB रॉय 5 इधर हो गया, ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी, भी फॉर क्या होता था, वायलेट। ठीक है, यानी 7 किसके लिए हो गया, वायलेट के लिए। अब 4 किसके लिए हो जाएगा, तो उसी तरह से आप इसको कैलकुलेट करोगे तो 4 किसका है, येलो का। और ये 10 के पावर 3 है, तो 10 के पावर 3, तो BBRO, वो चौथा वाला आ जाएगा, 3 पे है तो चौथा वाला, 4 पे 5वां वाला, 7 पे 8वां वाला, तो 4th नंबर पे कौन था, ऑरेंज। तो ये सीक्वेंस ऑफ क्या हो गया, कलर हो गया। ठीक है, एक और भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है, इसमें नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। तो अगला क्वेश्चन मैं आपको इस तरह से लेता हूँ, लगभग जितना जगह आप पढ़ने जाओगे, आप अपने स्कूल में जाते हो, किसी कोचिंग में जाते होगे, तो खैर ये देखने के बाद आपको किसी कोचिंग का जरूरत नहीं रह जाएगा, लेकिन फिर भी मैं इस क्वेश्चन को करना चाहूंगा। ठीक है, बोलता क्या है कि एक क्यूबॉइड है। ठीक है, एक क्या है, क्यूबॉइड इस तरह से दे रखा है। ठीक है, यह एक क्यूबॉइड दिया हुआ है, इस क्यूबॉइड का लेंथ ब्रेथ और हाइट दे दिया है। ठीक है, इसका लेंथ मान लेते हैं L है, ब्रेथ B है, और ये जो हाइट है कितना है, H है। ठीक है, अब इसमें आपसे क्या पूछता है कि एक करंट मान लेते हैं कि इस साइड से जा रहा है, एक करंट इस साइड से गया और इस साइड से बाहर निकला। ठीक है, यहाँ से निकल गया, निकला, और यहाँ से बाहर निकला, ये A है, और ये मान लेते हैं कितना है, B है। ठीक है, क्या जा रहा है, यहाँ से करंट जा रहा है। ठीक है, तो अब दूसरा में क्या बोलेगा, ये पहला केस दे दिया, दूसरा केस दे दिया, यहाँ से गया और यहाँ से निकला ऐसे, तो इसका भी कुछ नाम दे लो, ये A और B था, ये मान लेते हैं कि C और D है। ठीक है, या B यहाँ पे है, कंफ्यूजन ना हो इसीलिए इसको मान लेता हूँ D है, D हो गया है, इसको मान लो कितना है, E है। तो सबसे पहले आपको और इसमें फाइंड क्या करना है कि रेजिस्टेंस, करंट जा रहा है, यहाँ से जा रहा है, यहाँ से निकल रहा है, ऊपर से आ रहा है, नीचे से निकल रहा है। ठीक है, तो बोल रहा है आपको कि रेजिस्टेंस की वैल्यू बताइए। ठीक है, इसका रेजिस्टिविटी आपको कुछ ना कुछ वैल्यू दे देगा, हम मान लेते हैं यहाँ पे रेजिस्टिविटी इसका कितना है, रो है। ठीक है, तो देख लो, हम लोगों को R निकालना है, तो R बराबर कितना पढ़े हैं, रो L बाई A पढ़े हैं। ठीक है, अब R की वैल्यू निकालना है A से E तक के लिए, A से गया और E तक पहुंचा, तो यहाँ पे AE लिख लो। रेजिस्टेंस निकालना है A से E तक के लिए। ठीक है, तो रेजिस्टेंस बराबर कितना, रो L बाई A। तो इस सिचुएशन में इसका लेंथ कितना हो जाएगा, देख रहे हो, ऐसे है बिल्कुल। ठीक है, यानी एक बुक को अगर आप कंसीडर करोगे तो एक बुक इस तरह से रहेगा, मेरे पास, रुको 1 मिनट में बुक निकाल देता हूँ। इस तरह से ये क्यूबॉइड है मान लेते हैं। ठीक है, तो इस क्यूबॉइड में यहाँ से इंटर किया है। ठीक है, इस साइड से यहाँ से इंटर किया है और दूसरे साइड में जाकर के निकल गया है।
ठीक है, तो इसके लिए लेंथ कौन सा हो जाएगा, ये पूरा लेंथ हो जाएगा क्या, ठीक है। और जब ऊपर से ये इंटर करेगा तो ऊपर से इंटर करेगा तो उसके लिए लेंथ कौन सा हो जाएगा, ये वाला जो इसका ये है थिकनेस, ऊपर से इंटर करेगा तो इतना ही लेंथ तक क्रॉस करके वो पार कर जाएगा करंट, और इधर से जाएगा इधर के लिए तो क्या हो जाएगा, ये वाला लेंथ ऊपर से नीचे जाएगा तो ये वाला लेंथ। तो इसी चीज को मैं यहाँ पे यूज करूंगा। तो देख लो, रो लेंथ कितना है, तो इसका लेंथ जो होगा तो ये लेंथ एल ही दिया हुआ है तो एल लिख लेंगे अपॉन एरिया। अब एरिया यहाँ इस वाले का एरिया देखेंगे, इसका एरिया कितना होगा, तो ये इसका एरिया कितना हो जाएगा, देखो तो ये कितना था इसका, ये ब्रेथ हो जाएगा और ये इसका क्या है, हाइट है, तो एरिया कितना हो जाएगा बी इंटू एच। तो यहाँ पे नीचे में क्या लिख लेंगे, बी इंटू एच। उसी तरह से मान लेते हैं ऊपर से नीचे आ रहा है, आर जा रहा है सी से कहाँ, डी पे, तो सी से डी पे जा रहा है, तो रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी तो रो ही है, लेंथ इसके लिए कितना हो जाएगा, तो ये थिकनेस बताते हैं यानी जो हाइट है इसका, यानी रो एच अपॉन इसका एरिया कितना हो जाएगा, तो ये है और ये है, ठीक है, यानी एक ब्रेथ है और दूसरा इसका लेंथ है ये वाला, तो एल इंटू बी हो जाएगा, यानी एल इंटू बी, ठीक है। आई थिंक आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसी पे मैं एक क्वेश्चन आपको देता हूँ कि आप खुद से करोगे इसको, ठीक है। हमने अभी क्यूबॉइड का लिया, अब मैं आपको सेम सीन बोल देता हूँ एक क्यूब के लिए। एक क्यूब है जिसका साइड ए है, ठीक है, एक क्यूब है जिसका साइड कितना है दिया हुआ, ए दिया हुआ है, ठीक है। और इसमें भी सेम उसी तरह का कंडीशन है, यहाँ से करंट गया और यहाँ से करंट निकला, ठीक है, करंट निकल गया, इसका रजिस्टिविटी मान लेते हैं कि रो ही दिया हुआ है, और एक करंट ऊपर से आया और ये नीचे में निकल गया, क्या क्लियर है। तो अब देखो इसमें भी आपको इसका साइड जो है साइड लेंथ ए दे दिया है, अब इसमें भी आपसे वही पूछ रहा है, ये मान लो 1 है, ये 2 है, ये 3 मान लो और ये 4 मान लो, तो रेजिस्टेंस 1 2 के लिए बताइए कितना होगा, और रेजिस्टेंस 3 4 के लिए बताइए कितना होगा, ठीक है। आई थिंक अब आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे तरीके से बनाना आ जाएगा, और इसको मैं डिस्कस भी नहीं करूँगा, आप खुद से बनाओगे, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और भी मैं दे रहा हूँ, अभी आपके सामने एक फोटो आएगा, उस फोटो को आप अच्छे से देख लोगे, पॉज करके क्वेश्चन को पढ़ लोगे, फिर मैं उस क्वेश्चन को सोल्व करूँगा। तो अगला हमारा टॉपिक है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस एंड टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है, यानी टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है रेजिस्टेंस पे, ठीक है। वहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया था, यहाँ पे देख लेते हैं, और यहाँ पे एक और भी टर्म आएगा टेम्परेचर कोएफिशिएंट का, रेजिस्टेंस के लिए क्या होता है। तो देखो क्या देखें, तो जैसे मान लेते हैं कि कोई भी एक कंडक्टर है जिसका रेजिस्टेंस R1 है, कितने टेम्परेचर पे, T1 टेम्परेचर पे, और जब टेम्परेचर को इंक्रीज करके मान लेते हैं कि T2 कर दिए, तब उसका रेजिस्टेंस भी चेंज होगा, तो वह मान लेते हैं कितना हो गया, R2 हो गया, ठीक है। अब चूंकि टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिए हैं तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, इंक्रीज हो गया होगा, तो इंक्रीज इन रेजिस्टेंस कितना होगा, पहले 5 था बाद में 10 हो गया, तो कितना होगा 10 माइनस 5, यानी R2 में से R1 को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। अब क्या बोला जाता है कि जो चेंज इन रेजिस्टेंस है वो प्रोपोर्शनल होगा किसका, इनिशियल रेजिस्टेंस का, चेंज इन रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल रेजिस्टेंस, ठीक है, यानी जितना ज़्यादा इनिशियल रहेगा उतना ही ज़्यादा उसमें क्या आएगा, चेंजिंग आएगा, यानी इसके वैल्यू पे ये डिपेंड कर रहा है, ठीक है, ये उतना ज़्यादा होगा जितना इसकी वैल्यू होगा। और दूसरा क्या बोल रहा है कि जो चेंज इन रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चेंज इन टेम्परेचर का, क्योंकि टेम्परेचर में जितना ज़्यादा चेंजिंग होगा, ये बात हम लोगों ने पहले भी देखा था, अगर टेम्परेचर ज़्यादा चेंजिंग करेगा तो रेजिस्टेंस की वैल्यू भी डायरेक्टली का ही रिलेशन होता था। तो ये दो एक्सप्रेशन हम लोगों ने यहाँ से लिख लिया, दोनों को से देखेंगे तो क्या फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड क्या देख रहे हैं कि R2 माइनस R1 प्रोपोर्शनल है किसका, R1 इंटू T2 माइनस T1 का, R1 T2 माइनस T1 दोनों को साथ में रख लिए, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है अल्फा, ठीक है, और इसी अल्फा को हम लोग बोलते हैं टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, यहाँ पे आप लिख लेना अल्फा का नाम, अल्फा एक कांस्टेंट है जिसको क्या बोलते हैं, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। इसका एसआई यूनिट निकालोगे तो क्या हो जाएगा, तो ऊपर में रेजिस्टेंस है नीचे में भी एक रेजिस्टेंस है, तो ऊपर में इसका जो भी वैल्यू आएगा घटाने के बाद ओम में ही रहेगा, ओम से ओम कैंसिल, टेम्परेचर बस बच जाएगा, तो टेम्परेचर का कितना, नीचे में टेम्परेचर ऊपर में केल्विन माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। अब कितनी बार एग्जाम में पूछ देता है कि टेम्परेचर कोएफिशिएंट को डिफाइन कीजिए,
ठीक है, डिफाइंड टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो देखो जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है आपको डेफिनेशन यहाँ पे खुद लिखना है। क्या लिखोगे? तो इट इज डिफाइंड एज दी, ये क्या है, R2 माइनस R1 क्या है, चेंज इन रेजिस्टेंस, R1 क्या है, इनिशियल रेजिस्टेंस, T2 माइनस T1 क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। तो तीनों टर्म को यूज कर लो। तो इट इज डिफाइंड एज द चेंज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट इनिशियल रेजिस्टेंस पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। तीनों टर्म का यूज हो गया। इट इज डिफाइंड एज द चेंज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट इनिशियल रेजिस्टेंस पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, ये आप डेफिनेशन यहाँ पे आप खुद से लिखोगे इसका। ठीक है, अब नीचे में कुछ स्पेशल केस मैं दिखा दे रहा हूँ। क्या है स्पेशल केस? तो देखो क्या बोला जाता है कि मेटल्स के लिए जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट यानी जो अल्फा यहाँ पे है वह पॉजिटिव होता है। क्यों पॉजिटिव होता है? तो क्योंकि मेटल्स के लिए क्या हम लोग देखें कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, यानी रेजिस्टेंस बढ़ेगा। इट मीन्स क्या कह सकते हैं कि देखो R2 की वैल्यू तो ज़्यादा होगा, तो ज़्यादा में से कम को घटाओगे तो ये ज़्यादा ही पॉजिटिव ही आएगा। R1 पॉजिटिव ही है और T2 भी ज़्यादा था, R2 भी ज़्यादा है, तो सेम उसी तरह से नीचे में भी आ जाएगा। यानी T2 ज़्यादा है, T1 कम है, तो पॉजिटिव वैल्यू ही यहाँ पे भी आएगा। यानी पूरा का पूरा क्या आ जाएगा, ये पॉजिटिव। उसी तरह से इंसुलेटर के लिए देखोगे तो निगेटिव। एलॉयज के लिए अल्फा की वैल्यू बहुत छोटा होता है। क्यों छोटा होता है? तो क्योंकि जो रेजिस्टेंस होता है डज नॉट चेंज विथ चेंज इन टेम्परेचर। एलॉय के केस में क्या देखे थे, सेमीकंडक्टर वगैरह के लिए हम लोगों ने वहाँ पे देखा था क्या होता है उस केस में, रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज नहीं करता है विथ चेंज इन टेम्परेचर। और इसका डिटेल डिस्कशन आपको सेमीकंडक्टर के चैप्टर में मिलेगा। अब मान लेते हैं कभी कभी, अभी तो यहाँ पे टेम्परेचर मान लेते हैं T1 था, कभी टेम्परेचर मान लेते हैं 0 रहा। ठीक है, यानी पहला टेम्परेचर 0 और दूसरा मान लेते हैं कितना हो गया T। तो उस केस में अल्फा की वैल्यू कितना हो जाएगा, तो दोनों को रख दो ना यहाँ पे, ये 0 हो गया और इसके जगह T, तो R2 माइनस R1 अपॉन R1 बच जाएगा, R1 इंटू T, ये रह गया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं, ये हो गया। ठीक है, आप इतना लिख लो, फिर मैं आगे की टॉपिक पर बढ़ता हूँ। तो क्वेश्चन देख लिया आपने। इसी तरह से दिया हुआ एक हॉलो सिलेंडर है जिसका लेंथ L है और अंदर का रेडियस दिया हुआ है स्मॉल r और बाहर का रेडियस यानी आउटर रेडियस दिया हुआ है कैपिटल R, और इसका रेजिस्टिविटी रो दिया हुआ है। तो बोल रहा है आपसे कि इसका क्या फाइंड आउट कीजिए, रेजिस्टेंस फाइंड आउट कीजिए। तो देखो बहुत ही सिंपल सा है। ठीक है, क्या है, सबसे पहले हम लोग इसके लिए क्या करते हैं कि एक इसका छोटा सा क्रॉस सेक्शन को काट करके निकाल लेते हैं। एक छोटा सा क्रॉस सेक्शन, एक स्लाइस बोल सकते हो, एक स्लाइस को निकालो। ठीक है, अब जब तुम स्लाइस को निकालोगे तो यह कुछ इस तरह से होगा, इसका स्लाइस कुछ ऐसा आएगा और अंदर में ये है। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करने के लिए क्या करते हैं कि सेंटर से, सुनना अच्छे से बिल्कुल, सेंटर से क्या करते हैं, x दूरी पे जा करके dx का एक छोटा सा टुकड़ा ले लेते हैं। x दूरी पे जाकर के dx विड्थ का एक छोटा सा सरकमफेरेंस ले लेते हैं। ठीक है, और इसका क्या करते हैं, इसका रेजिस्टेंस निकाल करके और पूरे को हम लोग पूरे के लिए इंटीग्रेट कर देते हैं, यानी स्मॉल r से लेकर के और कैपिटल R तक उसको इंटीग्रेट कर देंगे। फिर से मैं बोल रहा हूँ, क्या बोला, एक हॉलो सिलेंडर दिया हुआ है इस तरह से जिसका अंदर का इनर रेडियस स्मॉल r है, आउटर रेडियस कैपिटल R है और लेंथ L है, रेजिस्टिविटी रो है, इसमें रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो क्या करते हैं हम इसके लिए, एक छोटा सा एरिया इसमें से एक स्लाइस निकाल लेंगे और इस स्लाइस में हम लोग क्या करते हैं, इसके सेंटर से x दूरी पे जाकर के dx का, यानी इसका विड्थ अगर तुम देखोगे ये वाला विड्थ जो है इसका, ये कितना विड्थ है, dx है। ठीक है, तो x दूरी पे जाकर के dx का एक छोटा सा विड्थ ले लेते हैं। ठीक है, और छोटा सा विड्थ लेने के बाद अब देखो इसमें क्या किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यह देख रहे हैं कि इसका जो विड्थ है वह यहाँ पे किसका काम करेगा, जो भी इसका विड्थ आएगा इतना, ये इसके अभी जैसा बताए थे हम, विड्थ है वो किसका काम करेगा, लेंथ का काम करेगा। अरे इतना निकाल लिए इसमें से काट करके, तो लेंथ अभी टोटल है, उस सिचुएशन में वही ना लेंथ रह जाएगा जो उसका तुम स्लाइस काटोगे। ऐसे पूरा कटा है इतना पतला सा, तो वो उसका क्या कहलाएगा, लेंथ कहलाएगा। यानी इस सिचुएशन में जो हम लोग सिचुएशन माने हैं उसका लेंथ कितना हो जाएगा, तो लेंथ हो जाएगा कितना, dx, और
इसका रेडियस कितना हो जाएगा, तो रेडियस हम लोग कितना दूरी पे जाकर के निकाल रहे हैं, तो x दूरी पे। क्या ये बात आपको समझ में आ गया, बिल्कुल हजम हुआ। तो ये सीन बनता है। अब इसका तुम अगर एरिया निकालोगे तो एरिया कितना हो जाएगा, तो एरिया होता है 2πr l सिलेंडर के लिए, यानी 2πr की वैल्यू x है, और लेंथ पूरे के लिए अगर देखोगे तो कितना था, 2π इंटू x इंटू एल हो जाएगा। पूरे का लेंथ कितना है, l, और इसका जो रेडियस हम लोग लेकर के चले हैं वो कितना है, x लेकर के चले हैं। ठीक है, x दूरी पे निकाल लिए और फिर पूरे को इंटीग्रेट कर देंगे r से r तक। तो पूरे ये l क्यों लिए हैं, बोलोगे कि यहाँ पे dx क्यों नहीं लिए, तो पूरे लेंथ को हम एक ही बार में ले रहे हैं। ठीक है, बस रेडियस के लिए r से r तक इंटीग्रेट कर देना पड़ेगा। तो एरिया हमारा ये हो गया। अब जो हमारा dr होगा, छोटा सा इसका जो रेजिस्टेंस आएगा वो कितना हो जाएगा, रो एल बाई ए। तो रो एल की जगह कितना है dx, और अपॉन एरिया की जगह कितना है 2πx l। तो ये छोटा सा आ गया। पूरे के लिए क्या करेंगे, टोटल रेजिस्टेंस के लिए इसको इंटीग्रेट कर देंगे। कहाँ से कहाँ तक, तो स्मॉल r से कैपिटल R तक। जो वैल्यू है यहाँ पे दिया हुआ, उस वैल्यू को आप, जो कांस्टेंट है उसको पहले बाहर निकाल लो। अब कौन कौन सा कांस्टेंट है देख लो। तो सबसे पहले तो कांस्टेंट है रो हमारा, ये बाहर आ जाएगा। फिर और क्या कांस्टेंट है, तो और है नीचे में 2 है कांस्टेंट, पाई है कांस्टेंट, और एल है कांस्टेंट। तो रो अपॉन 2πl कांस्टेंट है, ये बाहर चला आया। और इंटीग्रेशन सिर्फ किसका बच जाएगा, तो ऊपर में dx है, नीचे में x बच गया, यानी 1/x dx का इंटीग्रेशन बच गया। कहाँ से कहाँ तक, तो स्मॉल r से कैपिटल R तक। क्लियर है इतना। अब आगे चलते हैं, अब तो कुछ हो बचा ही नहीं, सारा कुछ हो गया। इसको इंटीग्रेट कर लोगे तो ये कैपिटल R दे देगा आपको, और इधर में रो अपॉन 2πl और 1/x का इंटीग्रेशन कितना होता है बचपन, तो log x याद है, log x पावर बेस में ही लिख सकते हो। और ये कहाँ से कहाँ तक आ जाएगा, तो ये है आपका R से लेकर के कैपिटल R तक। तो अब इसको कितना लिख सकते हैं, रो 2/2πl इंटू अपर माइनस लोअर, तो log r माइनस log r, वैसे ही रख लेना ना, इसको मत हटाना। अब देखो log a माइनस log b किसका फॉर्मूला होता है, log a अपॉन b का। तो इसको और भी लिख सकते हो, कितना बराबर हो जाएगा रो अपॉन 2πl, और ऊपर में हो जाएगा log कैपिटल R अपॉन स्मॉल r। ठीक है, बस यही आपका क्या कहलाएगा, आंसर। तो कैसा था ये क्वेश्चन, थोड़ा सा दिमाग का दही हुआ। तो इस तरह से क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है। ठीक है, आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं आगे के लिए। तो देख लिया क्वेश्चन आपने। मैं बीच में एक वीडियो दूसरा वहाँ पे कुछ टॉपिक पढ़ा दिया, उसके बाद मैंने क्वेश्चन को बताया, ताकि क्योंकि क्वेश्चन कुछ नया टाइप का था, इसीलिए मैंने सोचा कि एक वीडियो पहले आपको एक दूसरा टॉपिक पढ़ा दूँ, उसके बाद मैंने उस क्वेश्चन को सोल्व किया। ठीक है, अब आपको देखो अगला टॉपिक पढ़ना है, क्या है कि वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी विद टेम्परेचर। तो जैसा रेजिस्टेंस में हम लोग देखे, अभी अभी क्या देखे थे, वेरिएशन रेजिस्टेंस का टेम्परेचर के साथ, अब रेजिस्टिविटी का। तो इसके केस में हम लोगों ने थ्योरी क्या पढ़ा, पहले ही पढ़ लिए हैं कि जैसे ही हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो क्या होता है, जो कॉलिजन होते रहता है, जो अंदर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहता है, कोलाइड करते रहता है, उसका कॉलिजन इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, यानी द कॉलिजन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस बिकम मोर फ्रीक्वेंट, जल्दी जल्दी होने लगता है, तेज हो जाता है। और जिसकी वजह से जो रिलैक्सेशन टाइम होता है उसका, वो क्या कर जाता है, डिक्रीज कर जाता है। बोलो कि रिलैक्सेशन टाइम कैसे डिक्रीज कर गया, देखो रिलैक्सेशन टाइम क्या बोले थे कि फ्रीक्वेंट पोजीशन से रेस्ट में आने में, ठीक है, मतलब ये डेफिनिट डायरेक्शन में आने में जो समय लगता है। तो देखो जब मान लेते हैं हम लोग कि ज़्यादा तेजी से अगर वो कोलाइड कर रहा है, ठीक है, तो उस सिचुएशन में, ऐसे भी हम लोगों ने इसके लिए एक एक्सप्रेशन पढ़ा हुआ, आपको शायद याद होगा, तो वहाँ से ये प्रूव्ड हो गया था। R बराबर कितना पढ़े थे, ml अपॉन Ne² ए टाउ, याद है। तो यहाँ से एक एक्सप्रेशन निकाल लिए थे कि R बराबर कितना, m अपॉन Ne², ए को अलग रखे थे, सॉरी Ne² टाउ को अलग, और L/A को ऐसे कर लिए थे। ठीक है, और ये रो R बराबर रो L/A होता था, तो रो के स्थान पे यही था ना,
यानी रो बराबर कितना हो गया, रो बराबर m अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। तो रो का और टाउ का रिलेशन देखो कैसा है, इन्वर्सली का है। तो बस यहाँ पे हम लोगों ने पहले प्रूफ कर लिया था, अब यहाँ पे बस उसको यूज कर लिए हैं हम लोग, ठीक है। तो क्या देखें कि टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से कॉलिजन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो जाता है, और जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि रिलैक्सेशन टाइम उसका क्या हो जाता है, डिक्रीज कर जाता है, ठीक है। अब रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज कर गया तो हम लोग कह सकते हैं कि उसका जो रेजिस्टिविटी होगा वो क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। अब देखो इसका रेजिस्टिविटी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। अब रेजिस्टिविटी इंक्रीज हो गया, इट मींस हम क्या कह सकते हैं कि जो रेजिस्टिविटी होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका हो जाएगा, टेम्परेचर का, ठीक है। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टाउ का, अभी अभी यहाँ पे लिखा हुआ था। अब इसमें भी आप चाहो तो जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले वाले टॉपिक में आपने अल्फा की वैल्यू निकाला, उसी तरह से यहाँ पे भी देख सकते हो, क्योंकि उसी तरह से है। वहाँ पे क्या था, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर का था, तो अलग अलग हम लोग देख लिए थे कि T1 टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस R1 है, उसी तरह से यहाँ पे भी कि T1 टेम्परेचर पे रेजिस्टिविटी ρ1 है, T2 टेम्परेचर होने पे इसका रेजिस्टिविटी ρ2 हो गया। तो चेंज इन टेम्परेचर T2 माइनस T1 और चेंज इन रेजिस्टिविटी ρ2 माइनस ρ1। तो चेंज इन रेजिस्टिविटी वहाँ पे क्या लिखे थे, पहला चेंज इन रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था इनिशियल रेजिस्टेंस का, यहाँ पे इनिशियल रेजिस्टिविटी का। दूसरा वहाँ पे क्या लिखे थे कि चेंज इन रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चेंज इन टेम्परेचर का, तो यहाँ पे भी वो हो जाएगा T2 माइनस T1। ये सेकंड इक्वेशन, यहाँ पे भी दोनों को कंबाइन करोगे तो क्या लिख सकते हैं, ρ2 माइनस ρ1, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा ρ1 इंटू T2 माइनस T1 का। यहाँ पे भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे तो एक कांस्टेंट आ जाता है, कौन सा, अल्फा। अल्फा के ऊपर में ये डैश होता है, अल्फा बार पढ़ते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। वहां पे क्या बोले थे, कोएफिशिएंट ऑफ, सॉरी, कोएफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है, इसमें बोले थे, ठीक है। क्या नाम दिया गया था उसका, सॉरी, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, इसको क्या बोल देंगे हम लोग, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, ठीक है। और यहाँ से टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी बराबर क्या लिख लेंगे, ρ2 माइनस ρ1 अपॉन ρ1 इंटू T2 माइनस T1, ऐसा लिख सकते हैं। अब यहाँ से आपको एक इसका डेफिनेशन खुद से लिखना है, यहाँ पे भी इसका भी यूनिट क्या हो जाएगा, K माइनस 1 ही हो जाएगा, ठीक है। अब इसका डेफिनेशन आप खुद से लिखो, क्या लिखोगे, समझ में आ रहा है कि इट इज डिफाइंड एज चेंज इन रेजिस्टिविटी पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। देख रहे हो कितना आसान है फिजिक्स, बस ऐसे ही आप डरते रहते हो कि फिजिक्स है बाप रे बाप, तो सब एक टॉपिक एक दूसरे से क्या रहता है, लिंक्ड रहता है, ठीक है। तो आई थिंक ये आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। अब मैं बढ़ता हूँ अपने अगले टॉपिक की तरफ, आप इसको पॉज करके वीडियो लिख लो। तो अगला टॉपिक है हमारा वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखते हैं क्या है, हम लोगों ने क्या पढ़ा हुआ है, I बराबर NEAVD, ठीक है, ये पढ़े हैं हम लोग में, याद रखने के लिए नी, अभी नी जैसे होता है ना, बेटा बेटा दूध पी लो, तो नी अभी नहीं पियेंगे, बोलते हो कि नहीं बोलते हो, तो सेम वही है, नी अभी आई, ठीक है, मैं नहीं अभी पीऊँगा, ठीक है। तो याद रखोगे इस तरह से। और वी डी बराबर क्या पढ़े थे, ई टाउ अपॉन एम, तो यहाँ पे वी डी की प्लेस पे कितना रख देंगे, ई टाउ अपॉन नीचे में एम हो जाएगा, ठीक है। और इसको कितना लिख सकते हैं, तो ई इंटू ई स्क्वायर, तो एन ई स्क्वायर, और ई टाउ ये टाउ है, जेड मत समझ लेना, और इंटू ए अपॉन कितना हो जाएगा, एम। अब देखो ए को इधर क्यों बाहर में किए थे, इसको नीचे ले लाएं, क्यों, क्योंकि हमें जे का टर्म लाना है। इसको और भी बोला जाता है कि रिलेशन होता है ये जे, सिग्मा और ई के बीच में, इन तीनों के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश होगा। देखो कैसे, तो आई अपॉन ए कर दिए, तो यहाँ से जे का टर्म आ जाएगा, आई बाई ए। करंट पर यूनिट एरिया क्या पढ़े थे, करंट डेंसिटी होता है, तो आई अपॉन ए बराबर एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन एम और इंटू ई हो गया, ठीक है। अब देखो यह वाला जो टर्म आप देख रहे हो यहाँ पे क्या है, ये एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ बराबर क्या होता था, टाउ बराबर रो होता था, ठीक है। तो जस्ट उल्टा है ये, यानी ये क्या है, 1 अपॉन रो बराबर यहाँ से क्या लिख देंगे, एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन एम,
तो NE² टाउ अपॉन m की जगह कितना लिख सकते हैं 1/ρ, यानी यहाँ पे लिख लेंगे J बराबर कितना 1/ρ इंटू E, और 1/ρ क्या होता है रजिस्टिविटी, ये है R, तो रजिस्टिविटी का उल्टा क्या होता है कंडक्टिविटी, तो कंडक्टिविटी को क्या लिखते हैं सिग्मा इंटू ई, ठीक है। और इसी को बोलते हैं हम लोग क्या कि ये वेक्टर फॉर्म है किस चीज़ का ओम्स लॉ का, ऊपर में वेक्टर का साइन ऐसे दे दोगे, दिस इज ऑल्सो नोन एज दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। ये कैसे लिख दें क्योंकि 1/ρ बराबर क्या होता है सिग्मा, ठीक है। एक और भी बात मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगा कि जितने भी टर्म्स हैं, जितने भी टर्म्स के डायमेंशन निकल सकते हैं, सभी टर्म्स के डायमेंशन आपको निकालने आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन पक्का आपका डायमेंशन से रहने वाला है, मिनिमम एक क्वेश्चन, ठीक है। इससे आप पीछे नहीं हट सकते हो, डायमेंशन आपको लिख आना ही चाहिए, ठीक है। इस तरह से लिखते हैं, आपने 11th क्लास में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ होगा, ठीक है। तो ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करते हैं, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगले क्लास में फिर हम लोग चलेंगे और भी ऐसे ही बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तो आज के लिए मैं इतना ही रहने दे रहा हूँ, धन्यवाद, जय हिंद। वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें अपने दोस्तों के साथ।